मैं आतमजीत सिंह साहब एक चीज जरा और पूछ लूं आपसे, क्योंकि दो चीजें। एक तो आज एक और लोगों ने कई मेंबरों ने ये बात उठाई कि ये 75 साल मोदी जी कौन सा ले आए। भाई अगर वो बात करें तो 46 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी, तो उससे 77 साल होता है। अडॉप्ट हुआ था 50 में, मतलब अडॉप्ट हुआ नवंबर 19 नवंबर 49 में, लागू हुआ 50 में, तो उससे 73 साल बनता है। ये 75 की एक कौन सी गिनती ले आए? मतलब मोदी जी कुछ भी कर दें वो उसको, अब आप 75 75, पूरा देश 75 75 लड़ रहा है, हर जगह 75 साल है। एक इस पे। दूसरा, मेरे दर्शक भी कह रहे हैं और ये एक बड़ी संख्या का मानना है कि मूल रूप से ये सारा मामला अडानी की बात से मामले को डिफेक्ट करना है। हालांकि हिमांशु जी से मैं इस पे फिर से आऊंगा, क्योंकि अडानी जी के बात को जितने उनके उस ऑप्टिक्स को जितना अच्छा ये बताते हैं, लेकिन आप भी उसको एक लार्जर पिक्चर तो आप देते हैं। क्या ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप अडानी की भी दिख रही है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं डिफ्लेक्ट करने का मामला है। अडानी पिछले 1 महीने से नैरेटिव में नहीं है, लगातार खुलासे हो रहे हैं, अडानी की लगातार चीजें आ रही हैं कि कैसे कैसे उन्होंने इस देश की, उनकी और उनकी कंपनी मिलकर, और मॉरिशस तक के देश में उनका क्या क्या हो रहा है, बातचीत कहीं नहीं हो रही। तो क्या आपको कहीं कहीं से ये लगता है कि ये अडानी से टैक्टिस हटाने की है, ध्यान हटाने की? आतमजीत सिंह साहब। आनंद वर्धन जी, आनंद वर्धन जी नमस्कार। जहां तक 75 साल का सवाल है, मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी की सुई 75 साल, क्योंकि अमृतकाल उन्होंने अनाउंस किया था, अमृतकाल का समय चल रहा है, तो वो उसी सुई उनकी जो है अमृतकाल पे फंसी हुई। तो अमृतकाल के 75 साल, अमृतकाल में ये हो जाएगा, अमृतकाल में वो हो जाएगा, तो वो उसी टाइम, इसको कहते हैं ना, टाइम कैप्सूल में है वो। और वो चीजों को जो है वो बारीकी से नहीं देखते हैं। हालांकि जब वो चीफ मिनिस्टर थे और ये कहते थे कि मैं चीजों को बहुत बारीकी से देखता हूँ, और बीइंग अ चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात फॉर 22 ईयर्स, मैंने बहुत सारी चीजें जो हैं वो पकड़ी भी हैं और करी भी हैं। अब ये विषय जो है खाली एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का नहीं रह गया है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसी कर रही है सरकार, कोनी कैपिटलिज्म में कैसे इन्वॉल्व है, कम्युनलिज्म पे कैसे इन्वॉल्व है। आपने देख ही लिया, सांप्रदायिकता के नाम पर वोट मांगती है। यही बात आज पार्लियामेंट में भी उठी कि जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं, ऐसी पार्लियामेंट कभी देखी नहीं गई। एक खुलासा और आया आज, जिसमें सीएजी की रिपोर्ट ये कहती है कि जितना भी सेस कलेक्ट होता है, चाहे हेल्थ के नाम पे हो, एजुकेशन के नाम पर हो और शिक्षा के नाम पर हो, उसके कई सारे सेस इकट्ठा किया गया। 20-20, 25-25 हजार करोड़ रुपए का सेस जो है उसको मिस अप्रोप्रिएट किया गया, और जिसको जिस काम के लिए इकट्ठा किया गया था उसको वहां स्पेंड नहीं किया गया। और ये सीएजी की रिपोर्ट है। उसमें ये भी खुलासा आता है कि जिस तरीके से सरकार का काम करने का तरीका है, सरकार कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया होता है, एक उसका सरकार का कंटिजेंसी फंड होता है, और एक सरकार का पब्लिक अकाउंट होता है। कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में सरकार अपने जितने भी रेवेन्यूज हैं, राजस्व है, उसको इकट्ठा करती है और उसका अप्रोप्रिएशन करती है, जिसको बजट कहते हैं। और कंटिजेंसी में 30,000 करोड़ का बजट होता है, जिसमें कोई भी आपदा, कंटिजेंसी, फ्लड्स या कोई भी ऐसी आपदा आती है उससे वो पैसा खर्च किया जाता है। और एक आता है पब्लिक अकाउंट्स। पब्लिक अकाउंट्स में जो भी सरकार ने अप्रोप्रिएट किए हुए हैं खर्चे, उस तरह के अप्रोप्रिएशन के काम आती है। मेरे पास जो फिगर्स आई हैं उसमें एक फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट था 2003 का। उसमें ये कहा गया था कि जो भी आप जिस काम के लिए पैसे इकट्ठा करते हैं, चाहे वो, क्योंकि सेस जो है, चाहे आपको याद होगा जब हम लोग पेट्रोल डीजल खरीदते हैं तो एजुकेशन सेस भी देते थे, हेल्थ सेस भी देते थे। वो पैसा जो है वो इकट्ठा किया जाता था और सेंटर की सरकार जो है उसको अप्रोप्रिएट करती थी। तो 2021-22 में 52,732 करोड़ रुपए एजुकेशन और हेल्थ सेस के नाम पे इकट्ठे किए गए इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट टैक्स पेयर के साथ, और 60% उस पैसे का 31,788 रुपए प्राथमिक शिक्षा कोष और उसके बाद माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष में इकट्ठा किया गया। और उस पैसे का निवारण जो है और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि में किया गया। यूनियन कैबिनेट ने 2017 से लेकर 2021 तक ये पैसा अप्रोप्रिएट किया प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि में, और उसका ऑपरेशन मार्च 2022 क्या नवंबर 2022 तक भी उसके ऑपरेशंस का कोई रिकॉर्ड नहीं। अब आप ये बताइए कि जब फाइनेंस मिनिस्ट्री सीएजी को बताती है कि ये फंड्स जो हैं वो 2022-23 में ऑपरेशनल होंगे, जो कि 2017 से कलेक्ट हो रहे हैं, और उस पैसे को अप्रोप्रिएट नहीं किया जाता, और अभी तक ये नहीं बताया गया उस पैसे का इस्तेमाल कहां किया गया है। इसी श्रृंखला में मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वच्छता कोष में
0.5% आपको याद होगा हम स्वच्छ भारत टैक्स देते थे। वो 0.5% जो स्वच्छ भारत टैक्स हम नवंबर 2015 से दे रहे हैं, उसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन है, उसको वो पैसा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के साथ 80-20 के रेशियो में शेयर करना था। 2015 से 2017 में 12,400 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ आपका ये जो ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन है, जिसमें प्रधानमंत्री हर घर जल योजना आती है, वो सारा पैसा उन्होंने खर्च कर दिया। और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, जिन्होंने स्वच्छता भारत अभियान के लिए 154 करोड़ रुपए अपनी बुक से दिए, उस पैसे का कोई भी एप्रोप्रिएशन नहीं बताया गया। सिमिलरली जो हमारे देश में स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, पोस्ट ऑफिस सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, उसकी डिस्क्रिपेंसीज हैं कि सरकार ये कहती है कि उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट्स और टोटल कलेक्शन 6,23,000 करोड़ की है, और जो रिपोर्ट करती है अपनी समरी में वो करती है 6,01,445 करोड़। मतलब 21,560 करोड़ रुपया कहां अप्रोप्रिएट हुआ ये सरकार को पता नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार का राइट हैंड क्या कर रहा है, सरकार के लेफ्ट हैंड को नहीं पता। आपने एक मुद्दा उठाया कि पार्लियामेंट, ये स्पेशल सेशन किस लिए लगाया गया, स्पेशल सेशन के मुद्दे क्या हैं। यही बात लीडर ऑफ ऑपोजिशन अधीर रंजन चौधरी ने पूछी कि आपने हमें कोई नोटिस नहीं दिया, आपने कोई क्वेश्चन आवर नहीं रखा, आपने कोई जीरो आवर नहीं रखा। तो ये पार्लियामेंट का सेशन आपके विम्स एंड फैंसीज पे हो रहा है, क्योंकि आप बता ही नहीं रहे हैं ऑपोजिशन को क्यों कर रहे हैं आप ये। और जिस तरीके की आप उपलब्धियां गिना रहे हैं, अगर उपलब्धियों की बात है तो हम भी बता देते हैं, राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट हमने दिया, राइट ऑफ फूड सिक्योरिटी हमने दिया, आरटीआई हमने दिया, और इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ बैंक्स हमने किया। तो उन्होंने भी तमाम अपने 1950 से लेके ग्रीन रेवोल्यूशन से लेके और सारे उन्होंने गिना दिए कि हमने क्या क्या किया। तो अगर उपलब्धियां गिनानी है तो बीजेपी अपनी उपलब्धियां गिना रही है, तो मेजर रूलिंग ऑपोजिशन जो कांग्रेस है वो अपनी उपलब्धियां गिनाएगी। देश कहां खड़ा है आज की डेट में? आप देश में 2,30,000 करोड़ रुपए का डेट अंडर रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि एक्सचेंज रेट चेंज हो गया है। आज रुपया सबसे वीक 83 रुपए 35 पैसे पे खड़ा है। इसकी कोई बात नहीं करेगा। हमारा इंपोर्ट आयात जो है वो महंगा हो गया है, निर्यात हमारा हो नहीं रहा है। हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 690 बिलियन से 590 बिलियन चला गया पिछले 3 सालों में। उस पर कोई बात नहीं करेगा जी। बात किस पे होती है? बात दीनदयाल उपाध्याय पे होती है, बात कम्युनलाइजेशन पे होती है, बात नई संसद पे होती है। नई संसद का जो खर्चा हुआ उसको ऑडिट कौन करेगा? ये सरकार से पूछना जरूरी है। जी जी, आतमजीत सिंह साहब, एक दो चीजें जो पहले मोदी जी के बारे में था कि बहुत असर्टिव हैं, बहुत क्लैरिटी है, लॉन्ग टर्म सोचते हैं, विषय के बारे में पूरी गंभीरता से जानते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे सबको ये लगता जा रहा है कि वो मतलब थोड़ा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन भी है। ये जो सेशन है, मैं दो चीजें आपसे एक साथ पूछ लूं। ये जो सेशन है, अगर इसको मोदी जी जैसा चला रहे हैं अभी तक, जैसा लग रहा है, अगर ऐसा ही रुख रहा तो इससे नेट जो मोदी जी की पॉपुलैरिटी या बीजेपी की वोट के टर्म्स में पॉपुलैरिटी है, उस पर क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? उस पर क्या कोई वो होगा? दूसरा, क्या इंडिया के ऑपोजिशन को बैठे बिठाए मोदी जी ने एक और मौका दे दिया है कि कम से कम संसद में वो अपनी बात पूरे दमदारी के साथ रख रहे हैं, और उसको कहीं ना कहीं मीडिया को झक मार के कवर भी करना पड़ रहा है? आतमजीत सिंह साहब। जी, आनंदवर्धन जी, आज आपने देखा कि कांग्रेस वर्किंग पार्टी से सोनिया गांधी जी चेयरपर्सन उनकी जो थी वो फ्रंट सीट पे बैठी थी, और जब अधीर रंजन चौधरी वहां अपना वक्तव्य दे रहे थे तो कई जगह उन्होंने उनको करेक्शन भी की। उन्होंने फॉरेस्ट ड्वेलर्स और आदिवासियों के लिए जो काम किया गया है यूपीए सरकार द्वारा, उसका भी उल्लेख करने का उन्होंने मेंशन किया, क्योंकि वो जान रही हैं कि जिस तरीके से फॉरेस्ट एक्ट को रिवाइव किया गया, 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो फॉरेस्ट रिजर्व से हटा दिया गया, और जिस तरीके से माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स वेदांता को लॉकडाउन के बाद भी दिए गए और लॉकडाउन के अंदर भी उनको माइनिंग की एक्स्ट्रा परमिशन दी गई। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिससे ट्राइबल्स हैं, आदिवासीज हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं। आपने देखा बीएसपी के एमपी भी और समाजवादी पार्टी के भी नेता वहां पे प्रतिपक्ष के अपनी बात कर रहे थे, माइनॉरिटीज की बात कर रहे थे, दलितों पे उत्पीड़न की बात कर रहे थे। राजस्थान में जो हुआ, मध्य प्रदेश में जो हुआ, तो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को ये समझ में आ गया है कि ये पार्टी जो है सनातन के नाम पर, धर्म विशेष के नाम पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही सपोर्ट करेगी और बाकियों के अगेंस्ट खड़ी है। चाहे वो अपने क्रोनी कैपिटलिज्म की वजह से गौतम अदानी और वेदांता के साथ खड़ी है, चाहे वो अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में महात्मा गांधी के सामने G20 के लोगों को लाके वहां पे उनका
माल्यार्पण हुल्यार्पण कराती है समाधि का, पर बाद में वो वीर सावरकर का बड़ा बस लगाकर उनपे भी माल्यार्पण कराती है। तो एक ये जो और दूसरी बात, जब जो बाइडेन आए थे G20 में, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं दी गई, तो उन्होंने कहा मैं वियतनाम में जाके बोलूंगा। और क्योंकि अगर वो यहाँ बोलते तो वो माइनॉरिटीज के बारे में जरूर बात करते, वो देश के फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में जरूर बात करते। और आज भी आपने जब देखा, जब चर्चा चल रही थी, तो देश के फेडरल स्ट्रक्चर की बात, पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने एक फेडरल स्ट्रक्चर का वर्ड यूज किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन का वर्ड यूज किया, एक देश के सेक्युलर ढांचे का वर्ड यूज किया। तो कहीं ना कहीं बैक सीट पर है। मुझे तो ऐसा भी लगता है कहीं मोदी जी और अमित शाह जी ये सोच रहे हैं कि शायद अगर हम इलेक्शन हार गए तो जेल ना जाएं, तो इससे पहले बेहतर है कि ऑपोजिशन के लोगों के साथ अपनी जरा रिलेशनशिप बढ़िया कर लें। तो अगर मान लीजिए हम इलेक्शन हार गए और ये हमें जेल में डाल दिया, फिर तो हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं। अभी तो मुझे मोदी और अमित शाह बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। इलेक्शन आते आते अगर ये फिर से इलेक्शन, अब देखिए आपने आज उनके वक्तव्य में देखा कि जवाहरलाल नेहरू का उल्लेख किया गया। नहीं तो जवाहरलाल नेहरू को हमेशा गालियां दी जाती, इंदिरा गांधी को गालियां दी जाती, राजीव गांधी को गालियां दी जाती, कांग्रेस पार्टी के 75 साल के मिसरूल, अब ये 75 साल से उनका मिसरूल जो है वो 54 साल का हो गया है। तो बहुत सारी चीजें हैं। मुझे लगता है कि अब प्रधानमंत्री मोदी जो है अपने जो कारनामे हैं उनके डिमोनेटाइजेशन के, जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के, इससे बच नहीं पाएंगे। और बहुत सारी चीजें पब्लिक को धीरे धीरे समझ में आ रही हैं। तो अब उनका रुख जो है वो मुझे लगता है सॉफ्ट होगा, क्योंकि हो सकता है वो सॉफ्ट एग्जिट भी चाह रहे हो। और अगर मान लीजिए वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर से आप इनका आक्रामक रुख जो पिछले 2014 और 2019 के आपने उसमें देखा है, तो हो सकता है कि 2024 का इलेक्शन जीत के फिर से अपना रुख बदल लें। अगर ये इलेक्शन हारते हैं तो मुझे लगता है एक ये अच्छा विषय होगा ऑपोजिशन के लिए, क्योंकि देश को बचाना बहुत जरूरी है।